मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग राजभाषा के तत्वावधान में आज हम तीन साहित्यकारों की जयंती मनाने जा रहे हैं, जो आभासी मंच से आयोजित है। पंडित मोहनलाल महतो वियोगी, जिनका जन्म तिथि 5 नवंबर है। आचार्य बद्रीनाथ वर्मा, जिनकी जन्म तिथि 10 नवंबर है। तथा कवि कोकिल विद्यापति जी की जयंती हम लोग आज सम्मिलित रूप से मना रहे हैं। हमारे समारोह में जुड़े हुए हैं हमारे विभाग के निदेशक श्री सुमन कुमार, डॉक्टर उमाशंकर सिंह, प्राध्यापक हिंदी विभाग एल कॉलेज गया, डॉक्टर ब्रज बिहारी पांडे, प्राध्यापक हिंदी विभाग ओरिएंटल कॉलेज पटना सिटी पटना, डॉक्टर वीरेंद्र झा, पूर्व विभागाध्यक्ष मैथिली, दरभंगा हाउस पटना विश्वविद्यालय पटना, श्रीमती श्यामा झा, विदुषी साहित्यकार एवं लोक गायिका हैं। हमारे विभाग के उप निदेशक श्री अनिल कुमार लाल तथा हमारे बहुत से साहित्य प्रेमी सुधी श्रोतागण जुड़े हुए हैं। मैं सबों के प्रति अपना आभार व्यक्त करता हूं। सबों को सादर प्रणाम। पंडित मोहनलाल महतो वियोगी का जन्म बिहार राज्य के ऊपरी डीह गया में 5 नवंबर 1902 ईस्वी में हुआ था। उन्हें हिंदी, संस्कृत, बांग्ला और अंग्रेजी का अच्छा ज्ञान था। वियोगी जी का साहित्यिक जीवन छायावादी रहस्यवादी कवि के रूप में आरंभ हुआ। उन्होंने कविता, कहानी, उपन्यास, नाटक, संस्मरण, आलोचना, निबंध आदि लिखे। कविता में निर्माल्य, एक तारा, कल्पना, आर्यावर्त। कहानी है रेखा, रजकन, सलीला। उपन्यास है आर पार, शेषदान, आदमखोर। नाटक में है धोखा, तथास्तु, कसाई। संस्मरण है सात सुमन। निबंध में है विचारधारा। वियोगी जी ऐसे कलाकार हैं जो कला के लिए कला की साधना करते हैं। वियोगी जी की भाषा मानव तथा बाह्य दोनों की प्रकृति के रूप में प्रकृतियों के चित्रण में पूर्ण रूप से समर्थ है। दिवा रात्रि में ये लिखते हैं, जो आर्यावर्त से लिया गया है। रात में न देखा कभी रवि को, न रवि ने रात को निहारा भूल के भी आंख भर के, किंतु निशा रोती है अधीरा बनी रात को रवि के वियोग में। इधर रवि दिन में हाय तड़पते हैं निशा रानी के विरह में, कैसी यह प्रीति है वियोग यह कैसा है। सच ही कहा गया है, तपन सूरज में होता है, तपन सूरज में होता है, धरती को जलना पड़ता है, प्रेम आंखों में होता है, दिल को जलना पड़ता है। आज हम पंडित मोहनलाल महतो वियोगी जी के जन्मदिन पर उन्हें शत शत नमन करते हैं। हमारे दूसरे साहित्यकार आचार्य बद्रीनाथ वर्मा हैं। आचार्य बद्रीनाथ वर्मा का जन्म 10 नवंबर 1889 ईस्वी को हुआ है। रांची जिला स्कूल से 1906 ईस्वी में प्रथम श्रेणी में वे प्रवेशिका की परीक्षा पास की। संत कोलंबस कॉलेज हजारीबाग से एफए आईए 1908 ईस्वी में, प्रेसिडेंसी कॉलेज कलकत्ता से 1910 ईस्वी में बीए ऑनर्स किया। पटना कॉलेज से उन्होंने 1912 ईस्वी में अंग्रेजी विषय लेकर एमए में उत्तीर्णता प्राप्त की। हिंदी दैनिक भारत मित्र कलकत्ता 1913 में सहायक संपादक बने। देश पटना से निकलती है कि 1927 से 32 ईस्वी तक संपादक रहे। कई वर्षों तक अंग्रेजी दैनिक सर्चलाइट पटना के संयुक्त संपादक के मुख्य लेखक रहे। साहित्य त्रैमासिकी जो पटना का है, वर्षों तक संपादन किया। बीएन कॉलेज पटना में अंग्रेजी के व्याख्याता 1914 से 1920 ईस्वी तक रहे।
अन्य अनेक पदों को सुशोभित करते हुए बिहार सरकार के शिक्षा एवं सूचना मंत्री 1962 से 65 तक रहे। आचार्य बद्रीनाथ वर्मा एक सफल राजनेता एवं पत्रकार ही नहीं, अनन्य साहित्य से भी हिंदी अनुरागी एवं कुशल लेखक थे। शिक्षा राष्ट्र की अमूल्य संपत्ति है, समाज की सच्ची प्रतिष्ठा है और व्यक्ति का सबसे बड़ा आभूषण है। आचार्य वर्मा जी की धारणा थी कि हमारे देश के लोगों को ऐसी शिक्षा मिलनी चाहिए जिसे पाकर वे जीवन संघर्ष कर सकें और समाज के उत्पादक सदस्य बन सकें। आचार्य वर्मा जी का महात्मा गांधी के कट्टर अनुयायियों में विशिष्ट स्थान है। महात्मा गांधी में वह जादू थी, चल पड़े जिधर दो डगमग में, चल पड़ा कोटि पग उसी ओर, पर गई जिधर भी एक दृष्टि, गड़ गए कोटि दीर्घ उसी ओर। शिक्षा संबंधी सुधारों में उनकी गहन रुचि थी। अनेक प्राथमिक विद्यालयों तालीम चालू करना वर्मा जी की गांधीवादी आस्था का परिचायक है। आचार्य जी साहित्य प्रेमी जीव थे। साहित्य समाज का दर्पण होता है। अंधकार है वहां जहां आदित्य नहीं है, मुर्दा है वह देश जहां साहित्य नहीं है। आचार्य जी समाज तथा हिंदी और उर्दू तथा हरिजनों के अपनी सेवा निष्ठा का परिचय दिया है। हिंदी भाषा एक समृद्ध भाषा है। रत्न कनीसी सुधा सनेसी, विधु बदनीसी सदा सही, हंस वाहिनी सी यह हिंदी, भली लगेगी किसे नहीं। शिक्षा मंत्री बनने पर उन्हें हिंदी प्रचार हेतु सरकार की ओर से वित्तीय अनुदान दिलवाकर एक मिसाल कायम किया। बद्री बाबू को इसलिए श्रद्धा के साथ राजनीति एवं साहित्य जगत में आचार्य जी कहा जाता था। बिहार में सभी वर्गों एवं संप्रदायों द्वारा 3 व्यक्तियों की विशेष प्रतिष्ठा प्राप्त थी। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा एवं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रथम राष्ट्रपति के बाद आचार्य बद्रीनाथ वर्मा को देश सेवा को अपने जीवन का व्रत बनाने वाले स्वतंत्रता संग्राम के अमर सेनानी वर्मा जी विपरीत परिस्थितियों के बीच रहकर अपने संकल्पों एवं सिद्धांतों पर अडिग रहे तथा राष्ट्रभाषा का जो आंदोलन बिहार में चला उसका कुशल दिशा निर्देशन वर्मा जी ने किया। वे एक महान स्वतंत्रता सेनानी भी थे और उनके बारे में ये कहूं, हिमकर की शीतल किरणों से लगे बरसने अंगारे, टूट टूट कर बिखर पड़े, टूट टूट कर बिखर पड़े पृथ्वी पर नभ के तारे, रहा न एक बूंद जल भी में हो शीतल रवि की ज्वाला, दिव्यमान सा चमक उठे रजनी का अंचल काला, किंतु राणा संगा का वंशज बन सकता है दास नहीं, विचलित कर सकता है उसको भय त्रास उपहास नहीं। हटो हटो रोको मत मुझको अपनी साध मिटाने दो, मां स्वतंत्रता के चरणों में हंसकर शीश कटाने दो। आज आचार्य बद्री बाबू के जन्मदिन पर हम उन्हें शत शत नमन करते हैं। हमारे तीसरे साहित्यकार विद्यापति जी हैं, जिनकी जन्म तिथि मनाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपनी कलम से संचिका में लिखा कि विद्यापति जी की भी जयंती मनाई जाए। हमें बहुत हर्ष हुआ अपने ये जन कल्याण करने वाले माननीय मुख्यमंत्री जी पर, तो उन्होंने विद्यापति जी की जयंती मनाने की हमें जो प्रेरणा दी और उन्होंने जो अनुमति दी उससे हम धन्य हुए। विद्यापति का प्रादुर्भाव ऐसे समय में हुआ जब हिंदी कविता किशोरावस्था में थी। विद्यापति ने काव्य को एक नया रूप प्रदान किया। तत्कालीन रचनाओं की प्रवाहित गीत धारा में विद्यापति के सौंदर्य विलास और ऐश्वर्य की धारा भी आकर मिल गई। जयदेव की वाणी के माधुर्य सौंदर्य तथा लालित्य को विद्यापति ने अपनी रचनाओं में आत्मसात कर लिया। इसी में उन्हें अभिनव जयदेव की उपाधि प्रदान की गई। उनकी कोमल ललित पदावली की ओर सर्वसाधारण का इतना आकृष्ट हुआ कि विद्यापति मैथिल कोकिल विद्यापति के नाम से पुकारे जाने लगे। विद्यापति ने 3 भाषाओं में साहित्य सर्जना की है, संस्कृत, अवहट्ठ और मैथिली। लेकिन विद्यापति की कृति का
प्रमुख आधार उनकी पदावली साहित्य ही है। विद्यापति का काव्य भक्ति भावना पर आधारित है या आध्यात्मिक रहस्य भावना पर या विशुद्ध श्रृंगार भावना पर, इस विषय पर पर्याप्त मतभेद है। परंतु पदावली के निष्पक्ष अध्ययन से भौतिक जीवन के प्रति कवि की आस्था व्यक्त होती है। कुछ विद्वान विद्यापति के काव्य में सदाचार व नैतिकता का अभाव बताते हैं, परंतु ऐसी बात नहीं है। आनंदातिरेक में कवि के सामने जो वस्तु जिस रूप में आई उसे अपनी भावना के अनुरूप उसने लिपिबद्ध कर दिया। विद्यापति मूलतः सौंदर्य तथा माधुर्य के कवि हैं। उन्होंने राधा और कृष्ण का जो वर्णन किया है वह मिलनातुर नर नारी का ही स्वास्थ्य मांसल रूप प्रस्तुत करता है। राधा और कृष्ण हमेशा मिलने के लिए आतुर रहते हैं, संजोग के समय मुक्त होकर केली क्रीड़ा करते हैं और बिछोह के समय पुनः मिलन के लिए व्याकुल बने रहते हैं। राधा कृष्ण संबंधी पदों में कहीं इसका आभास तक नहीं मिलता है कि कृष्ण मानव रूप ब्रह्म है और राधा उनकी नारी रूपी शक्ति। यद्यपि कुछ रचनाएं ऐसी वैसे हुई हैं जिनके सहारे लोग उनकी गणना भक्त कवियों में करते हैं। स्तुति वंदना और महेशवाणी उनकी ऐसी ही रचनाएं हैं, परंतु कवि के हृदय का स्थायी भाव विशुद्ध श्रृंगारमय था। राज्यसभा में रहते हुए राजा की इच्छाओं को महत्व देते हुए उन्होंने जो कुछ भी लिखा उनमें राधा कृष्ण के वास्तविक रूप के दर्शन कहीं भी नहीं होते। विद्यापति को मनोगत भावों का चित्रण करने में पूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। अपने भावों की अति सुंदर अभिव्यक्ति के लिए कवि ने मधुर एवं ललित शब्दों के साथ ही अलंकारों का भी आश्रय ग्रहण किया है। विद्यापति में जितनी भावुकता है उतनी उच्च कोटि की अभिव्यंजना शक्ति भी। भाषा की दृष्टि से विद्यापति का स्थान हिंदी साहित्य में अत्यंत ऊंचा है। उन्होंने सरल ग्रामीण मैथिली का ही प्रयोग किया है। क्लिष्ट भाषा का प्रयोग कहीं कहीं पर हुआ है। मैथिली को काव्य भाषा का रूप प्रदान करने वाले आदि कवि विद्यापति ही हैं। उन्होंने लिखा है, नौ वृंदावन नौ नौ तरुगण नौ नौ विकसित फूल, नवल बसंत नवल मलयानील, मातल नौ अतिकूल, विहरई नवल किशोर। उनकी अनेक पंक्तियां हैं जिन्हें हम विद्वानों के माध्यम से सुनेंगे। इस तरह उनके जन्मदिन पर हम तीनों साहित्यकारों को शत शत नमन करते हैं। अब स्वागत भाषण के लिए संप्रति हमारे विद्वान निदेशक उपस्थित नहीं हैं, इसलिए यह प्रभार मुझे ही दिया गया है। मैं बड़े ही विनम्र भाव से इस समारोह से जुड़े हुए सभी विद्वानों को नमन करता हूं। डॉक्टर उमाशंकर सिंह प्राध्यापक हिंदी विभाग एम कॉलेज गया से जुड़े हुए हैं, हम उनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। डॉक्टर ब्रज बिहारी पांडे प्राध्यापक हिंदी विभाग ओरिएंटल कॉलेज पटना सिटी पटना को मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं कि वे इस समारोह में जुड़कर हमारा हौसला बुलंद कर रहे हैं। डॉक्टर वीरेंद्र झा पूर्व विभागाध्यक्ष मैथिली दरभंगा हाउस पटना विश्वविद्यालय पटना, जो हमारे समारोह में अनवरत रूप से आते रहते हैं और ये विद्वान प्राध्यापक हैं, हम उन्हें नमन करते हुए उनका अभिनंदन करते हैं। हमारे बीच श्रीमती श्यामा झा विदुषी साहित्यकार एवं लोक गायिका हैं, हम उनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। एक मातृ रूप में हमारे बीच उपस्थित हैं और एक नारी समुदाय का प्रतिनिधित्व कर रही हैं, हम उनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। हमारे बीच श्री अनिल कुमार लाल उप निदेशक महोदय विराजमान हैं, हम उनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। इस समारोह से जुड़े हुए तमाम
साहित्य प्रेमी, विद्वान, वक्ता, श्रोतागण, कर्मचारी, पदाधिकारी गणों का मैं हृदय से स्वागत करता हूं। उसके पूर्व मैं यह कहना चाहूंगा, यह समारोह हमारे यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा स्वीकृत किया जाता है और खास करके विद्यापति की जयंती मनाने के लिए उन्होंने जो अपनी कलम से संचिका में यह लिख दी कि विद्यापति की भी जयंती मनाई जाए, हम उनके प्रति भी आभार व्यक्त करते हैं। उनका इस अवसर पर बहुत बहुत स्वागत करते हैं। हमारे अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ, जो साहित्यकारों के प्रति काफी रुचि लेते हैं, तो यद्यपि वे अभी व्यस्तम क्षणों में अपना समय व्यतीत कर रहे हैं, हम उन्हें भी धन्यवाद देते हैं और उनका भी अभिनंदन करते हैं। हमारे विभाग के विज्ञान निदेशक श्री सुमन कुमार संप्रति सरकारी कार्य से वे अलग व्यस्त हैं, लेकिन उनका हृदय साहित्यकारों के बीच रहता है। हम उनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। सब मिलाकर तमाम इस समारोह से जुड़े हुए सभी विद्वत जनों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। अब मैं विज्ञान वक्ता डॉक्टर उमा शंकर सिंह, प्राध्यापक हिंदी विभाग एम कॉलेज पटना को सादर आमंत्रित करता हूं कि आप पंडित मोहनलाल महतो वियोगी पर अपना वक्तव्य देंगे। नमस्कार। प्रातः स्मरणीय मां भारती, सम्मानित मंच, मंत्रिमंडल सचिवालय, राजभाषा विभाग बिहार के तत्वावधान में आयोजित वेब आधारित आज के इस सारस्वत समारोह के सम्मानित अध्यक्ष जी, प्रखर प्रतिभा मंडित निदेशक श्री सुमन कुमार जी, आदरणीय उप निदेशक श्री अनिल कुमार लाल जी, पूज्य गुरुवर विजय सांडिल्य जी, कुशल मंच संचालन की भूमिका में प्रस्तुत प्रियवर मृदुभाषी डॉक्टर प्रमोद कुमार जी, ओरिएंटल कॉलेज के विद्वान प्राध्यापक मित्रवर डॉक्टर ब्रज बिहारी पांडेय जी, पटना विश्वविद्यालय मैथिली विभाग के कृत कार्य अध्यक्ष श्रद्धेय डॉक्टर वीरेंद्र झा जी, विदुषी साहित्यकार व लोक गायिका श्रीमती श्यामा झा जी, डॉक्टर कुमार अनुभव जी तथा आभासी मंच से जुड़े समस्त श्रोतागण, आप सबों का स्वागत सह चंदन वंदन अभिनंदन। संयुक्त जयंती समारोह पंडित मोहनलाल महतो वियोगी, आचार्य बद्रीनाथ वर्मा तथा कवि कोकिल विद्यापति, सुखद संयोग के एक साथ एक पटल पर त्रय विभूतियों की जयंती समारोह का आयोजन। उदय हुआ है रवि दिव्य राष्ट्र धर्म का, उदय हुआ है रवि दिव्य राष्ट्र धर्म का, आज राष्ट्रीयता ही श्रेष्ठ आर्य धर्म है, आज राष्ट्रीयता ही श्रेष्ठ आर्य धर्म है। इस दिव्य मंत्र के दृष्टा एवं स्रष्टा, ज्ञान और मोक्ष की भूमि गया के गौरव, बिहार के चमकते रत्न श्रृंगार, हिंदुस्तान की सुरभित शान तथा हिंदी के महान आलोक स्तंभ, मूर्धन्य साहित्यकार, मनीषी साधक, राष्ट्र प्रहरी, बहुआयामी प्रतिभा के धनी, आर्य संस्कृति के अनुपम भाष्यकार, परम तेजस्वी, स्वनाम धन्य पुण्य श्लोक पंडित मोहनलाल महतो वियोगी वस्तुतः संपूर्ण आर्यावर्त के कवि,
तथा उच्च कोटि के चिंतक एवं विचारक थे। हिंदी साहित्याकाश के इस देदीप्यमान नक्षत्र के चरणों में सबसे पहले अक्षर स्वर सुमन अर्पित कर स्मृति तर्पण देना चाहता हूं। गया धाम की पुण्य धरा पर हुआ अवतरण वियोगी जी का। गया धाम की पुण्य धरा पर हुआ अवतरण वियोगी जी का। स्वतंत्रता के अमर सेनानी गांधीवादी योगी जी का। भारत माता के सपूत सद, भारत माता के सपूत सद थे महतो श्री मोहन लाल। सत्य अहिंसा शांति दूतवर वीर पिता माता के लाल। धीर वीर निर्भीक सदाशय, धीर वीर निर्भीक सदाशय कर्मठ व स्वाभिमानी थे। कपट छद्म छल छू नहीं पाया बहुभाषा विज्ञानी थे, बहुभाषा विज्ञानी थे। साहित्यिक जीवन किस लय में छायावाद सहज मुकुलित था। काव्य साधना नव बिहान में रहस्यवाद प्रफुल्लित था। काव्य सुगंधम फैल रही थी, काव्य सुगंधम फैल रही थी सिंधु सह अंबर तल पर। फूट पड़ी जब कविता धारा राष्ट्रधारा के भूतल पर। भारत के गौरव की गाथा राष्ट्र भाव से है आवर्त। निज इतिहास संस्कृति सौरभ अमर काव्य कृति आर्यावर्त, अमर काव्य कृति आर्यावर्त। नौ बगिया के शब्द सुमन स्वर चरणों में अर्पित हूं करता। नव बगिया के शब्द सुमन स्वर चरणों में अर्पित हूं करता। हे दृढ़ चेता काव्य प्रणेता, हे दृढ़ चेता काव्य प्रणेता। हे वरेण्य पुनि पुनि हूं वर्ता, हे वरेण्य पुनि पुनि हूं वर्ता। जैसा कि हम सब जानते हैं, कार्तिक शुक्ल षष्ठी, तदनुसार 5 नवंबर ईस्वी के संदर्भ में विद्वानों में एक मत नहीं। कोई 1956 संवत, कोई 1959 और ईस्वी सन कहीं 1899 और कहीं 1902 को चांद चौरा उपरडीह गया धाम में पंडित श्यामलाल महतो तथा श्रीमती मुन्नी देवी के आंगन में जिस बालक का पदार्पण हुआ वह आगे चलकर संपूर्ण आर्यावर्त में वियोगी जी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। जब वियोगी जी 6 वर्ष के थे तभी उनकी माता उनको भूमि माता को सौंप स्वर्ग सिधार गईं। पूज्या माता छोटी अवस्था में खड़िया से जमीन पर चित्र खींच खींच कर इन्हें खिलाती रहती थीं। माता के मृत्यु होने पर वियोगी जी खड़िया से समूचे आंगन में और दीवारों पर अंड संट लकीरें खींचते पाए जाते थे। वही बचपन का संस्कार जिसका बीजारोपण माता जी ने किया आगे विकसित हुआ। आप एक गयवाल पंडा थे। कहा जाता है कि विष्णुपद मंदिर गया में आप पंडा का भी काम करते थे। पटियाला महाराज आपके यजमान थे जो 9 रुपये वार्षिक सहायता राशि आपको दान देते थे। पर विमाता के चलते आपका बचपन घोर आर्थिक संकट में बीता था। आपने स्कूल कॉलेज का मुंह नहीं देखा। आपकी शिक्षा दीक्षा घर पर ही हुई। 20 वर्ष की अवस्था तक घर पर ही हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू पढ़ते रहे। घर की पढ़ाई भी सिलसिलेवार कभी नहीं हुई, किंतु परिश्रम करने की असीम क्षमता का ही नाम प्रतिभा है कि कट्टर पक्षपाती होने के कारण आप अपनी प्रतिभा और श्रमशीलता की बदौलत इन भाषाओं में अच्छी योग्यता रखते थे। आपकी पकड़ थी। यह बात बहुत कम लोगों को मालूम होगा कि वियोगी जी कवि, साहित्यकार व व्यंग चित्रकार के अतिरिक्त एक स्वस्थ सबल पहलवान भी थे।
आप नियमित दंड बैठक के साथ साथ अखाड़े में लंगोटी बांधकर बदन में मिट्टी भी जरूर लगाते थे। कहा जाता है कि अपने लौह चुटकी से चांदी के सिक्के को सहज ही आप टेढ़ा कर देते थे। आपका व्यक्तित्व बहिरंग और अंतरंग दोनों दृष्टियों से आपात मनोरम था। सारस्वत साधना से दीप्त आपकी अंतस्तल जितना निर्वद्य और निश्चल था, भव्य ललाट, सतेज नेत्र, लंबे लंबे मृदुल कान, सस्मित ओठ एवं नुकीली सुनासा वाले आर्यकल्प मुखमंडल से दीप्त रूप भी उतना ही निर्मल और आवर्जक प्रतीत होता था। आप जवानी में काफी सुंदर और सुडौल थे। एक बार आप अपने मित्र के यहां चाय पर आमंत्रित थे। चाय लाकर मित्र की पत्नी दी और आपके पैर की ओर इशारा करते हुए कहा कि इस सुंदर पांव में मौजों की क्या जरूरत है। अस्मित पूर्वाभिभाषी वियोगी जी के बतरस की लालच उनसे बात करने वालों के मन में सहज ही समा जाता था। व्यंग विनोद से पगी उनकी लक्ष्यदार ललचों ही बातें श्रोताओं को लोटपोट कर देती थी। स्वानुभूत जागतिक कुटिलता के दंश से दग्ध बातें भी उनके मुख से रसनात होकर निकलती थी। सचमुच उनके जैसे संभाषण कुशल कथा कोविद साहित्यकार अब दुर्लभ है। आपके गुरुतुल्य मार्गदर्शकों में गुरु छेदीलाल, विश्व कवि रविंद्रनाथ टैगोर, महापंडित राहुल सांकृत्यायन, डॉक्टर के.पी. जायसवाल आदि के नाम आदर के साथ लिए जाते हैं। आप भारतेंदु जी के भी करीबी थे और उनके प्रभाव से ही, उनके संपर्क से ही आपका संपर्क महामना पंडित मदन मोहन मालवीय, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, जयशंकर प्रसाद, मैथिली शरण गुप्त, निराला, इन लोगों के भी संपर्क में आए। आप हिंदी के प्रबल समर्थक थे। जहां कहीं भी हिंदी की उपेक्षा होती थी, आप उसका पुरजोर विरोध करते थे। मानव के अंतः और बाह्य दोनों ही प्रकृतियों के चित्रण में आप सफल हैं। आपकी रचना में आवेश का ज्वार लहराता दिखाई पड़ता है। आपकी निश्चलता, सरलता, मिलनसारिता और सच्चाई की प्रतिमुद्दा दर्शनीय है। आप एक मनीषी कवि के रूप में समस्त हिंदी जगत में सुप्रसिद्ध हैं। आपका दार्शनिक चिंतन भी कम प्रभावशाली नहीं है। आपकी प्रतिभा पीकी साहित्य साकार की अनेक शाखाओं पर आरूढ़ होकर उन्हें अपने कल पूजन से पुलकित किया करता था। आपने स्वीकारा है कि हृदय में जब रस होता है तो रचना पद्य में ही बनती है। वैसे तो मैं अपने लिए लिखता हूं तो पद्य में लिखता हूं और दूसरों के लिए लिखता हूं तो गद्य में लिखता हूं। उनके अनुसार भाषा का भी ध्यान रखता हूं। मैं लिखते वक्त जनता तथा आत्मा की आवाज को ही श्रेष्ठ समझता हूं। भाषा को पाठक के स्तर पर होना चाहिए, इस तरह का आपका चिंतन था। पंडित मोहनलाल महतो वियोगी जी 1925 से 1952 तक चित्रांकन तथा लेखन से जुड़े रहे। इसी बीच राजनैतिक गतिविधियों में भी निरंतर भाग लेते रहे। 1942 के आंदोलन में सक्रिय भाग लेने के कारण आपको जेल यातना भी भोगनी पड़ी थी। कहा जाता है आर्यावर्त जैसा महाकाव्य आपने जेल में ही लिखा था।
इस प्रकार चित्रांकन, लेखन और सक्रिय राजनीति की त्रिविध धारा में वियोगी जी नक्षत्र वर्षों 27 वर्षों तक गोते लगाते रहे। आप 1952 से 64 ईस्वी तक विधान परिषद के मनोनीत सदस्य रहे। आपको राज्यपाल महोदय ने मनोनीत किया था। इसी बीच आपने कई महत्वपूर्ण शोध ग्रंथों की रचना की और सरकारी गैर सरकारी कई महत्वपूर्ण पदों पर रहकर देश व समाज की सेवा की। इसी समय आपने जातक कालीन भारतीय सभ्यता और आर्य जीवन दर्शन जैसे गवेषणात्मक ग्रंथ का प्रणयन किया। आपने 1965 ईस्वी से 1989 तक पुनः लेखन से जुड़ गए। यह समय भी मूलतः आपका पठन पाठन और लेखन का ही रहा। दुर्योग से 25 दिसंबर 1989 को सुबह में आप प्रतिदिन की तरह सूर्य नमस्कार कर रहे थे। सूर्य नमस्कार के समय ही अपने घर की छत से गिर गए, जिससे आपके दाहिने पैर की हड्डी क्षतिग्रस्त हो गई। पैर टूट जाने के कारण से आपकी वृद्धावस्था और भी दयनीय हो गई थी। लगभग 44-45 दिनों तक गंभीर रूप से अस्वस्थ रहे। निरंतर चिकित्सा चलती रही, लेकिन स्वास्थ्य में निरंतर गिरावट आती गई। अंततः माघ शुक्ल त्रयोदशी विक्रम संवत 2046 तदनुसार 7 फरवरी 1990 को दोपहर 2:10 पर वियोगी जी ने मृण्मय काया तजकर चिन्मय काया का वरण कर लिया। वियोगी जी की गणना छायावादी चतुष्टय में उनके समकालीनों ने नहीं की। छायावाद के जो 4 श्रेष्ठ कवि प्रसाद, पंत, निराला और महादेवी, वास्तविकता यह है कि वियोगी जी ने छायावाद के उन्मेष काल से ही उसे एक अग्रचारी नेतृत्व दिया। आपकी 2 पुस्तकें निर्माल्य और एकतारा इस दृष्टि से विशेष उल्लेखनीय है। कविताओं में छायावाद के आध्यात्मिक पक्ष की मार्मिक अभिव्यक्ति हुई है। मैं तो हूं नीरव वीणा, मैं तो हूं नीरव वीणा, मुझ पर है वादक का अधिकार, मुझे बजाता है वह जब अपनी इच्छा के अनुसार, होती है तब व्यक्त राग रागिणियां, मन हरने वाली, मन हरने वाली। आपकी प्रारंभिक काव्य साधना पर रविन्द्रनाथ टैगोर का गहरा प्रभाव परिलक्षित होता है। कहा जाता है कि छायावादी कवियों में निराला पर भी रविन्द्रनाथ टैगोर का अत्यधिक प्रभाव था। निर्माल्य की अधिकांश कविताओं में छायावादी लाक्षणिकता और कथ्य की सूक्ष्मता का भले ही कुछ अभाव दिखता है, लेकिन कल्पना, प्रियता और अनंत के आवाहन प्रचुर में आपकी रचनाओं में देखने को मिलती है। वेदना को छंदों में बांध, वेदना को छंदों में बांध मिटाया था जो अंतर्दाह, पुनः स्मृति से दूं उसको जगा, लगा चेतना की वृत्ति की छोड़ दूं कविता के दीप, अतल जल में अनंत की ओर, अनंत की ओर। आपने अपने लेखन को कई विधाओं से जोड़ा। काव्य रचनाओं में निर्माल्य, एकतारा, कल्पना, आर्यावर्त, अछूत, अजातशत्रु प्रमुख हैं। नाट्य रचनाओं में अफजलबद, सत्याग्रह, धोखा, तथास्तु, दांडी यात्रा, कसाई, धरती संतान, शिवाजी, परिवर्तन आदि प्रमुख हैं। कहानी संग्रह में
रजकण, जिसमें कुल 19 कहानियां हैं, सलीला, रेखा, भूखी धरती, प्रतिमा, खून के आंसू, एक तारा आदि प्रमुख हैं। उपन्यासों में भाई बहन, विसर्जन, फरार, उस पार, एकाकी, नया युग, नया मानव, महामानव, बूचड़खाना, बसेरा, महामंत्री, शैतान की देन, आवारा, पथ विपथ आदि महत्वपूर्ण है। आलोचना, निबंध, संस्करण, कला विवेचन में विचारधारा, साहित्य समन्वय, वंदनवार, अतीत के चित्र आदि प्रमुख हैं। गवेषणात्मक साहित्य में जातककालीन भारतीय सभ्यता, आर्य जीवन दर्शन आदि प्रमुख हैं। इन विशिष्ट रचनाओं के साथ साथ आपने अपने बाल साहित्य से हिंदी काव्य गगन में अन्य रचनाओं की चमक भरने का प्रयास किया है, जिनमें समुद्र की कहानी, तप सुमन, सीख की बातें, कुछ सच्चे सपने, कथा कहानी, सत्य कथा, चंद्रहार आदि प्रमुख है। आपको अनेक विभागों से, अनेक संस्थाओं से विविध मान सम्मान भी राजभाषा विभाग बिहार द्वारा, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा, प्रयाग हिंदी साहित्य सम्मेलन द्वारा वाचस्पति, तुलसी परिषद उत्तर प्रदेश द्वारा विद्या वारिधि सम्मान, फणीश्वर रेणु पुरस्कार, बिहार सरकार द्वारा राजकीय सम्मान, साहित्य विभूषण, अनेक आभूषणों से, विभूषणों से आपको सुशोभित किया गया। आपका आर्यावर्त, जिसे आप स्वयं आर्यावर्त को ही सबसे प्रिय रचना अपनी स्वीकारते और आर्यावर्त के रूप में ही आप अपने को याद करने की बात कही थी। आर्यावर्त अपने युग का श्रेष्ठ ऐतिहासिक प्रबंध काव्य है, जिसकी रचना पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी संबंधी आख्यान पर आधारित है। आर्यावर्त केवल शर्तबद्ध कथानक है ऐसी बात नहीं। यह महाकाव्य भारत के उस सांस्कृतिक राष्ट्रीय घात प्रतिघात का प्रतीक है जिसने भारतीय संस्कृति को पूर्ण रूपेण झकझोर डाला। आए हैं मगधराज, अंगराज, बंगराज, शासक भी आए हैं विदर्भ पांचाल के, सारा आर्य देश आज नीचे आर्य ध्वज के, उद्यत हैं मर मिटने को एक साथ ही, शीश ले हथेली पर भेदभाव भूल के, भेदभाव भूल के। महाराज पृथ्वीराज की पराजय केवल एक व्यक्ति की पराजय नहीं, अपितु महान आर्य देश की पराजय है। अतः कवि महारानी के व्यक्तित्व में निराशा और हताशा के समय उत्साह का संचार कर साक्षात दुर्गा के रूप में उनका आह्वान करता है। महारानी स्वयं युद्ध संचालन करेंगी ऐसा कहते हुए कवि ने जिस रूप में स्मरण किया है उसका चित्र इस प्रकार है। क्रुद्ध सिंहनी सी महिषी ने दीप्त क्रोध से, एक बार देखा दांत पीस के भवानी को, कांप उठी प्रतिमा प्रदीप बुझा धीरे से, फूट गया मंगल कलश और रवि का तेज मंद पड़ गया, दिशाएं स्तब्ध हो गईं, उल्काएं असंख्य गिरी, कांपी धीर वसुधा। महारानी ने संदेश दिया कि समर अभी शेष है। महारानी एवं कवि चंद द्वारा संगठित सेना ने समस्त भारतवर्ष के लिए युद्ध किया। प्रमुख बातों के अतिरिक्त संपूर्ण काव्य में स्थान स्थान पर ऐसी सूक्तियां आई हैं जो देशभक्ति और आत्म बलिदान के लिए हमें प्रेरित करती है। भाग्य क्या है निर्बलों का तुनुक सहारा है, वीर निर्माता है स्वयं निज भाग्य के। और भी चर्चा की है उन्होंने कि कायरों की मृत्यु सांस सांस पर होती है, कांपता है मरण पराक्रमी की छाया से। आगे उन्होंने कहा कि मांगने से भीख मिलती है दीन जन को, किंतु मिलती है तलवार से स्वतंत्रता, किंतु मिलती है तलवार से स्वतंत्रता। प्रख्यात कवि वियोगी जी एक सफल तथा श्रेष्ठ कहानीकार भी थे।
इनकी कहानियां आदर्शवादी कम, यथार्थवादी अधिक है। आप एक उच्च कोटि के मौलिक सामाजिक उपन्यासकार भी हैं। आपके के बिगड़ते हुए स्वरूप को चित्रित करने का प्रयास किया है। महाकवि वियोगी जी हिंदी साहित्य के सर्वतोमुखी विकास की ओर दत्तचित्त रहते थे। बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन के अध्यक्ष के रूप में, बिहार राष्ट्रभाषा परिषद के शोध विभागाध्यक्ष के रूप में और अन्य अन्य रूपों में भी आपने अपनी प्रतिभा का परिचय दिया है। आपका व्यक्तित्व और कृतित्व दोनों ही उत्कट देश प्रेम और उच्च कोटि की साहित्य साधना की पावन बिंदु रही है। अंत में यह कहना चाहूंगा कि आप एक उत्कृष्ट कोटि के गद्य लेखक, अनुसंधाता, कहानीकार, उपन्यासकार, नाटककार, निबंधकार और व्यंग्यकार भी थे। आपकी काव्य साधना अनुपम और अतुलनीय है। राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत प्रेम विषयक कल्पना की ऊंची उड़ान, रहस्यवादिता आदि संबंधित कविताएं लिखकर आपने हिंदी को समृद्ध किया। अंत में वरेण्य तीनों विभूतियों के पावन स्मृति को नमन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत। अभी हमारे बीच डॉक्टर उमाशंकर सिंह, प्राध्यापक हिंदी विभाग, एन कॉलेज गया, पंडित मोहनलाल महतो वियोगी पर अपना वक्तव्य दे रहे थे। बहुत ही अच्छा वक्तव्य इन्होंने दिया है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। 15 वर्ष की उम्र में ही वियोगी जी ने जो कविता लिखी थी वह है, जिन चरणों से ठोकर मार हटाया प्रेम भरा प्याला, जिन चरणों से तूने मेरा आशा कुसुम कुचल डाला, इच्छा होती है उन चरणों को मैं प्यार करूं जी भर, पूजा करूं लगा लूं उनको, उनकी धूल हृदय पर आंखों पर। तुम हो सत्य, सत्य से सुंदर कवि जीवन का मादक सपना, बोलो तो तस्वीर तुम्हें मैं प्यार करूं या करूं वंदना। डॉक्टर उमाशंकर सिंह जी को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं याद दिला दूं कि आज 14 नवंबर भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का भी जन्मदिन है, जो बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। और ये बच्चे को बहुत ही प्रिय थे। चाचा नेहरू कहा करते थे, बच्चे नेहरू चाचा छोड़ गए क्यों हम बच्चों का साथ, तुम्हें छोड़कर हम सब बच्चे सचमुच हुए अनाथ। आज हम उन्हें भी श्रद्धा के सुमन चढ़ाते हैं और उन्हें भी नमन करते हैं। उनके जन्मदिन पर हम उन्हें बहुत बहुत नमन करते हैं, शत शत नमन करते हैं। अब मैं दूसरे वक्ता डॉक्टर ब्रज बिहारी पांडे, प्राध्यापक हिंदी विभाग, ओरिएंटल कॉलेज पटना सिटी पटना को सादर आमंत्रित करता हूं कि आप आचार्य बद्रीनाथ वर्मा पर अपना वक्तव्य देंगे। हेलो जी, आपकी आवाज आ रही है। हेलो जी जी, आवाज आ रही है आपकी। जी। आज मंत्रिमंडल सचिवालय राजभाषा विभाग द्वारा 3 महापुरुषों की, और तीनों बिहार के महापुरुष हैं, उनकी आत्मा को नमन करते हुए मैं आज आचार्य बद्रीनाथ वर्मा जी पर अपना बात रख रहा हूं। वरिष्ठ अधिकारी, प्रमुख सचिव, निदेशक महोदय और के साथ साथ सभी उपनिदेशक महोदय, जिसमें अधिकतम मेरे गुरु भाई हैं, और उन गुरु भाइयों को हृदय से नमन करते हुए सभी कर्मचारियों को, जो बड़े हैं उनको प्रणाम, छोटे हैं उनको आशीर्वाद के साथ साथ थोड़ी सी
अभी भाई प्रमोद जी ने कहा, उसमें थोड़ा सा संशोधन कर रहा हूं, अगर पसंद आए तो सही। कहा प्रमोद जी ने कि राजेंद्र प्रसाद गांधी जी के अनुयायी में राजेंद्र प्रसाद और बद्रीनाथ वर्मा रहे। ऐसा नहीं है। आप खुद मनाते हैं बाबू गंगा शरण सिंह, वो भी गांधी के अनुयायी हैं। आप खुद मनाते हैं लक्ष्मी नारायण सुधांशु को, जो विधानसभा अध्यक्ष से पहले राजभाषा विभाग के प्रगत समिति के अध्यक्ष थे। एक पंडित रामदयाल पांडे भी हिंदी प्रगत समिति के अध्यक्ष रहे। शिवपूजन सहाय जी थे, नलिनी विलोचन शर्मा जी थे। ये सब बिहार के गांधीवादियों का टीम था। उसमें एक मोहनलाल महतो वियोगी भी थे। तो हम कहते हैं कि गांधी के चेले की संख्या कम नहीं है। गांधी के चेले कहें या छोटे भाई कहें, इलाहाबाद में नेहरू भी थे, जिनका भी आज बाल दिवस है, हम उनका भी नमन करते हैं। तो ये तमाम गांधीवादियों का बिहार में बहुत बड़ा योगदान रहा, उस पर चर्चा करने का विषय नहीं है। हाँ, एक चीज चर्चा करने का है। आचार्य बद्रीनाथ वर्मा ने बड़ी हिम्मत के साथ बहुत सारा काम जो बिहार में किया, वो शायद किसी और से नहीं हो पाता। इसका एक कारण रहा कि वे प्रखर व्यक्तित्व था उनका, अध्ययन उनका मजबूत था, संपादन भी कर चुके थे। और जब सरकार ने मौका दिया, जहां जहां उसकी चर्चा मैं करूंगा, तो वहां इन्होंने मील का पत्थर तय किया। अब मैं इनकी नाम की व्याख्या कर रहा हूं। हिंदू धर्म में सबसे बड़ा तीर्थ स्थल है बद्री। एक कहावत है कि जो जाए बद्री लौटे न गुदरी, मैंने उधर से लौटेगा वो नहीं, अगर लौटा तो चली जाएगी दरिद्री। तो पता नहीं माता पिता ने बद्री रखा है नाम, बहुत बड़ा धाम है। यह आदमी ने काम किया बद्री के तरह। अब मैं जीवनी पक्ष को छोड़ देता हूँ। हमारे उपनिदेशक महोदय ने उसकी गिनती करवा दिया, उसी एक ही बात को दोहराना ठीक नहीं। अब मैं आगे बढ़ता हूं उनके संपादन कला से। संपादन कार्य जब वो कर रहे थे भारत मित्र कलकत्ता से, अब जो आदमी कलकत्ता से ग्रेजुएट भी है, बीएन कॉलेज का प्रोफेसर रहा और फिर कलकत्ता जाके भारत मित्र का सहायक संपादन का काम कर रहे हैं। और उन दिनों संपादन का काम हमारे बाबा पंडित रामदयाल पांडे जी बताते थे कि संपादन का काम बहुत ही कठिन था, बहुत कम राशि मिलती थी। जिसमें हौसले होते थे वही संपादक बनते थे। तो बद्री बाबू में कम हौसला नहीं था। भारत मित्र में गए 1913 में, फिर देश पटना में उन्होंने 1927 से 1932 तक काम किया। कई वर्षों तक अंग्रेजी सर्च लाइट के संयुक्त संपादक बने। लेखन बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन की त्रैमासिक पत्रिका साहित्य, जो दो ही पत्रिका बिहार में मानी जाती है, एक राष्ट्रभाषा परिषद और दूसरा सम्मेलन का साहित्य। सम्मेलन के साहित्य तो प्रकाशन बंद है और राष्ट्रभाषा परिषद का भी शोध पत्रिका बंद है। बिहार का ये दोनों पहचान, मैंने सब कुछ खंगाला है जान। तो राष्ट्रभाषा परिषद में वही शिवपूजन सहाय शुरू कर रहे हैं शोध त्रैमासिक, और ये शुरू कर रहे हैं साहित्य। तो ये सब एक ही आगे पीछे के लोग हैं जो अलग अलग ढंग से साहित्य के महारथी बने रहे। किसको कितना नाम मिला, किसको कितनी चर्चा हुई, इस पर अलग विषय है। चर्चा यह होनी चाहिए कि वह टीम जो 1 दर्जन थी गांधी जी की, बिहार वाली टीम, उसने क्या किया। उसमें नलिनी विलोचन शर्मा, लक्ष्मी नारायण सुधांशु, गंगा शरण सिंह जो 2 बार राज्यसभा गए, रामदयाल पांडे, शिवपूजन सहाय, मोहनलाल महतो वियोगी, और मुजफ्फरपुर में 1-2 लोग हैं जिनका शायद मैं नाम नहीं जान रहा हूं। तो एक आप जान लीजिए, जानकी वल्लभ शास्त्री, जो बिहार के निराला कहला है। प्रमोद जी उनको अच्छा से जानते, मुझे भी जाने का मौका मिला। तो उस दिनों में बद्री बाबू का यह व्यक्तित्व बड़ा मजा। बिहार विद्यापीठ में प्राचार्य बने, अब बीएन कॉलेज में ही प्रोफेसर बने, अब बिहार विद्यापीठ में प्राचार्य बन रहे हैं।
तो उन समय बिहार विद्यापीठ को चलाना ज्यादा जरूरी था। बीएन कॉलेज तो सरकार से चल ही रही थी, बिहार विद्यापीठ तो गैर सरकारी संस्था, वहां इन्होंने रजिस्ट्रार की नौकरी, तो बीएन कॉलेज के प्राध्यापक की नौकरी छोड़कर रजिस्ट्रार और प्राचार्य की नौकरी करना, वहां आज भी बिहार विद्यापीठ में बहुत वेतन नहीं है। मुझे कई बार जाने का मौका मिला है। तो ये अक्खड़ व्यक्तित्व ही यह कर सकता है कि नहीं, हमें सरकार वाला वेतन नहीं चाहिए, हम तो रजिस्ट्रार सदाकत आश्रम बनेंगे, हमें बीएन कॉलेज की प्रोफेसरी नहीं चाहिए, हम प्राचार्य बिहार विद्यापीठ बनेंगे। और चलाया इन लोगों ने। अब आगे इनकी योग्यता देखिए, पटना विश्वविद्यालय ने क्या क्या पद इन्हें दिया है। बोर्ड ऑफ एग्जामिनर्स, फैकल्टी ऑफ आर्ट्स, बिहार शिक्षा पुनर्गठन समिति, हिंदुस्तानी कमेटी, बेसिक एजुकेशन बोर्ड के माननीय सदस्य और पटना विश्वविद्यालय के बोर्ड ऑफ स्टडीज में हिंदी विभाग के प्रधान। अभी भी सेंट्रल विश्वविद्यालय में बोर्ड ऑफ स्टडीज है, जहां बाहर के प्रोफेसर जाते हैं सीनियर। उन दिनों पटना यूनिवर्सिटी में बोर्ड ऑफ स्टडीज के प्रधान हैं हिंदी के, न जाने माने विद्वान वहां हैं, लेकिन ये गए प्रधान बन के। और बोर्ड ऑफ स्टडीज क्या करता है, सिलेबस को रिवाइज करता है, साल भर के प्रोग्राम को जानने का। इसलिए अब मुझे मौका मिला कि सियाराम तिवारी थे और पटना में राम खिलाम महाराज जाते थे, बाद में बलराम तिवारी जाते थे, तो बलराम तिवारी उसने पूछा, कहा कि साल भर के शिक्षा प्लान बनाना रहता है और 5 दिन बैठता है बोर्ड ऑफ स्टडीज। तो जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी जाता था वह काम पटना विश्वविद्यालय में प्रधान बन के हमारे बद्री बाबू ने किया। ये साधारण साधना का काम तो नहीं है। उसके प्रधान बनाए, हिंदी का सारा काम इन्हें दिया गया। प्रधान मतलब आप समझ रहे हैं। बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी के कोषाध्यक्ष भी रहे। तो ये एक साथ साहित्य और राजनीति को साधने वाला वह एक टीम था जो सब साथ दिया। उसमें आगे रहे लक्ष्मी नारायण सुधांशु रहे, गंगा बाबू रहे, मोहनलाल महतो वियोगी जी रहे। सबने एक साथ साहित्य और राजनीति को साधा। और कई नाम होंगे मेरे, मुझे जितनी याद है मैं उसको शेयर कर रहा हूँ। बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग जो प्रोफेसरों की बहाली करता है उसके उपाध्यक्ष रहे। ये सब एकेडमी काम है। बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन के उसमें अधिवेशन होता था बिहार में, अलग अलग जगहों में। तो एक जगह गया में ये अधिवेशन के सभापति भी बने। 27-28 में बिहार राष्ट्र भाषा परिषद के प्रथम सभापति बने। उसके बाद सभापति बने शिवभूषण राय। बिहार सरकार के शिक्षा और सूचना मंत्री रहे और शिक्षा और सूचना मंत्री के रूप में भी इनका काम अतुलनीय है। पुराने लोग इनकी चर्चा करते हैं। कृतियों में बहुत महत्व नहीं है, चूंकि आदमी जो साहित्य साध रहा हो, राजनीति संपादन कर रहा हो, वो लेखन कितना कर पाए, लेकिन जो इन्होंने किया वो अद्भुत है। समाज तथा हिंदी और उर्दू, क्योंकि बहुत दिनों से ये बिहार में चल रहा है, हिंदी उर्दू और समाज। हम बहुत लोग बांट दिए हैं कि उर्दू मतलब मुसलमान। चूंकि मुझे इसको जानने का ज्यादा मौका मिला, मैं 17.5 वर्षों से ओरिएंटल कॉलेज पटना सिटी में, और सिर्फ लिपि भेद के अलावा कोई भेद नहीं। तो इसको बहुत पहले साफ कर दिया उन्होंने पुस्तक में। इस समाज और हिंदी और उर्दू स्फुट लेखन विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में भी लिखते रहे। प्रवेशिका के पाठ्यक्रम में हिंदी गद्य पद संग्रह का एक लेख महात्मा गांधी की जय भी इन्होंने लिखा। प्रवेशिका उन दिनों मैट्रिक को कहा जाता था। आचार्य बद्रीनाथ वर्मा अपने युग के एक सफल राजनेता, विद्वान, पत्रकार, अनन्य भाषाविद, साहित्य सेवी, राष्ट्रभाषा हिंदी के अनुरागी तथा उन्नायक एवं सामाजिक दायित्वों के कुशल वाहक। वे राष्ट्रपिता बापू की नई तालीम बुनियादी शिक्षा के अग्रणी प्रवर्तक थे। बिहार राष्ट्रभाषा परिषद की परिकल्पना को आचार्य सुपूजन सहाय के साथ उन्होंने ही मूर्त किया। बिहार हरिजन सेवक संघ का संपोषण कर उन्होंने अपनी सेवा निष्ठा का परिचय दिया। आज जो जातीय देश फैला हुआ है, ये लाला है, ये है, वो है, हरिजन सेवक संघ बना रहे हैं वर्मा जी।
ये पुरानी गांधीवादी पीढ़ियों का काम था, आज का नहीं। उनकी धारणा थी कि हमारे देश के लोगों को ऐसी शिक्षा मिलनी चाहिए जिसे पाकर वे जीवन संघर्ष कर सकें। शिक्षा वह आधार है जो मनुष्य अपने आप में निराधार नहीं रह जाए। अगर शिक्षा का आधार है तो कमा ले। बहुत पहले एक समारोह में अम्बेडकर संस्थान में मैं था, तो एक मुस्लिम विद्वान आए, उन्होंने कहा कि हमें कुछ मत दीजिए, आप हमें शिक्षा दे, हम जी लेंगे खा लेंगे। तो शिक्षा सबसे जरूरी है, और शिक्षा जिसे मिल जाए वह जीवन संघर्ष कर लेगा, समाज के उत्पादक सदस्य बन सके। गांधी जी के कट्टर अनुयायियों में बद्री बाबू का स्थान सर्वप्रथम है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के निकटतम सहयोगी एवं डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के विश्वासियों में परिणत परिगणित होता है। सचिता बाबू ने कम नहीं किया है। सच्चिदानंद सिन्हा लाइब्रेरी की स्थापना वो सचिता बाबू ने की। वहां राधिका देवी इंस्टीट्यूट भी है। उन्होंने महात्मा गांधी की जय का नारा नहीं, देशवासियों को मंत्र दिया। बिहार सरकार ने उर्दू को द्वितीय राजभाषा बनाई तो उसका श्रेय सहज ही आचार्य जी के निबंध हिंदी और उर्दू जो 1928 को प्राप्त है, उनके विचार आज भी तर्क संगत है। बिहार के हिंदू और मुसलमान इतने भिन्न नहीं हैं। मैं अपना भी बता रहा हूँ, कॉलेज का अनुभव बता रहा हूँ। वे साधारण बोलचाल में एक दूसरे से बात कर रहे हैं। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि हम उर्दू के शब्द बोल रहे हैं कि वो हिंदी के शब्द बोल रहे हैं, मुझे पता भी नहीं चलता। हिंदी और उर्दू दोनों बहनें इतनी घुल मिल गई है कि अब सिर्फ लिपि दोष रह गई, बोल चाल में कोई अलग नहीं। उनके विचार आज भी तर्कसंगत है। बिहार के हिंदू और मुसलमान इतने भिन्न नहीं है कि वे साधारण बोलचाल में एक दूसरे की बातें नहीं समझे। राजनीति और साहित्य के क्षेत्र में उन्हें आचार्य जी इसलिए कहा जाता है कि उनके प्रति लोगों का मन में अपार श्रद्धा और अटूट विश्वास था। शिक्षा मंत्री के रूप में वे नए नए विद्यालयों, संस्थाओं एवं समितियों का गठन करते रहे, उन सबको प्रोत्साहित करते रहे। उनका हिंदी प्रेम इस रूप में लक्षित होता है कि अंग्रेजी हुकूमत ने कार्यालयों में फारसी लिपि को लागू करने का प्रस्ताव दिया था। आशा के इस स्पर्धा के तनाव को बद्री बाबू ने यह कहकर कम कर दिया कि उर्दू, बंगला, उड़िया जैसे अल्पसंख्यक भाषाओं के विकास में हिंदी वालों का कोई विरोध नहीं है, लेकिन विरोध है तो राष्ट्रभाषा हिंदी की आवश्यकता पर। दूसरी भाषाओं को राजभाषा बनाने का या बनाए जाने का फिर तो मगही, भोजपुरी, मैथिली, बज्जिका, अंगिका, मुंडा, बोरो ये सब संयुक्त भारत का, बिहार का था। जैसी बिहारी भाषाओं का क्या होगा? बिहार के सभी वर्गों और समुदायों द्वारा तीन ही व्यक्तियों को समुचित एवं श्रेष्ठ प्रतिष्ठा प्राप्त थी। प्रथम राजेंद्र प्रसाद, द्वितीय सच्चिदानंद सिन्हा और तृतीय आचार्य बद्रीनाथ वर्मा। देश सेवा को अपने जीवन का व्रत बनाने वाले इस अमर स्वतंत्रता सेनानी का व्यक्तित्व जितना निष्पृह और निराभिमानी था, उतना ही समुदार और संतुलित। वे सर्वदा अपने ज्ञान और अनुभवों का सामाजिक उपयोग करते रहे। वे दलीय राजनीति से ऊपर उठकर निर्बलों के बल के रूप में कार्य करते रहे। वे सर्वथा पूज्य रहे। अंत में पुनः आज का दिन दो है महत्वपूर्ण। विद्यापति जो बिहार के आदि नहीं पूरे देश के आदि कवि हैं, उनका जन्मदिन। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री का जन्मदिन। नेहरू जी का स्मरण करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। विद्यापति जी का प्रणाम करता हूँ। और 5 और 10 भले बीत गया, मनाने में बीत गया,
लेकिन 10 तारीख को बद्रीनाथ बाबू का मैं व्याख्यान दे देने से संतुष्ट नहीं हूँ। इसलिए कि समय की सीमाएं होती हैं और हम तो शिक्षक हैं, सीमाओं को नहीं लांघते। वरना बद्री बाबू पर बहुत कुछ बातें की जा सकती है। वियोगी जी से भी मुझे जानने समझने का मौका मिला। मेरा जिंदगी का 3 अंग रहा। बहुत दिनों तक मैं गया में रहा। मुजफ्फरपुर से मेरा रिसर्च हुआ और पटना से मेरी पढ़ाई हुई। वियोगी जी भी सचमुच योगी थे, वियोगी थे। उनकी चर्चा उमा शंकर भाई ने किया। मैं उन्हें छोटा भाई मानता हूँ, इसलिए धन्यवाद के साथ आशीर्वाद दे देता हूँ। आगे के 2 वक्ता एक महिला और पुरुष हैं जो विद्यापति जी पर बोलने वाले हैं, तो अग्रिम प्रणाम इन दोनों को भी मैं कर लेता हूँ। साथ ही साथ मेरी वक्ति वक्ता होने का समय सीमा अंत हो रहा है, तो फिर से सभी जुड़े हुए, वेब से जुड़े हुए तमाम विद्वानों को प्रणाम और यथोचित आशीर्वाद के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। धन्यवाद। अभी हमारे बीच डॉक्टर ब्रज बिहारी पांडे, प्राध्यापक हिंदी विभाग ओरिएंटल कॉलेज पटना सिटी पटना, आचार्य बद्रीनाथ वर्मा पर अपना वक्तव्य दे रहे थे। उन्होंने बहुत ही अच्छे ढंग से उनके जीवनी की चर्चा की है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। विद्वान किसी के परिचय का मुहताज नहीं होता, मैं यह जानता हूं, और समय कम था, इसलिए कम समय में उन्होंने बहुत कुछ कह दिया है, मानो गागर में सागर भर दिया है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं विद्यापति पर जो मैथिल कोकिल कहाँ से कट गया? अब मैं मैथिल कोकिल विद्यापति पर बोलने के लिए हमारे आज के विद्वान डॉक्टर वीरेंद्र झा, पूर्व विभाग अध्यक्ष मैथिली, दरभंगा हाउस पटना विश्वविद्यालय पटना है। हम उन्हें सादर आमंत्रित करने के पूर्व एक आरती प्रसाद जी की काव्यांजलि पढ़ना चाहूंगा। उगना बल साक्षात सदाशिव, सेवा करने आए थे, आज वन जिनके वियोग में तुम रोए अकुलाए थे। कविता के रसराज भाव का करुणा में अवसान हुआ, जय बोलो विद्यापति की, भक्त स्वयं में भगवान हुआ। मैथिल कोकिल विद्यापति पर बड़ी ही सुंदर ढंग से आज वक्तव्य देने के लिए डॉक्टर वीरेंद्र झा, पूर्व विभागाध्यक्ष मैथिली, दरभंगा हाउस पटना विश्वविद्यालय पटना को मैं सादर आमंत्रित करता हूं। आपकी आवाज नहीं आ रही है सर। आपका मोबाइल अनम्यूट नहीं हो पाया है। मोबाइल से अनम्यूट कर लीजिए पहले। अब आया? जी जी हाँ। जी जी, बोल रहे हैं। नमस्कार। मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग राजभाषा द्वारा वेब आधारित इस समारोह के कार्य व्यस्तता के कारण अनुपस्थित यशस्वी निदेशक सुमन कुमार जी, विद्वान वक्तागण सर्वश्री डॉक्टर उमाशंकर सिंह एवं डॉक्टर ब्रज बिहारी पांडे जी, लोकप्रिय लोक गायिका श्रीमती श्यामा झा जी, उपनिदेशक श्री अनिल कुमार लाल जी, दूसरे उपनिदेशक विद्वान और कुशल मंच संचालक डॉक्टर प्रमोद कुमार जी, और
आदरणीय विजय सांडिल्य जी, श्यामानंद चौधरी जी भी जुड़ने वाले थे, अगर हों तो उनको भी नमन, और इससे जुड़े सभी भाई बंधु। सर्वप्रथम पंडित मोहनलाल महतो वियोगी और आचार्य बद्रीनाथ वर्मा के पावन स्मृति को प्रणाम। आचार्य बद्रीनाथ वर्मा उस बीएन कॉलेज में थे जहां मुझे भी 27 वर्षों तक अध्यापन का अवसर मिला। इसका मुझे गौरव का बोध है। पूर्व वक्ता ने कहा जो वह गैर सरकारी महाविद्यालय था, इसमें मैं बड़ी विनम्रता से थोड़ा संशोधन करना चाहूंगा। जो वह गैर सरकारी कॉलेज था, 52 में उसका सरकारीकरण हुआ। अब मैं अपने विषय पर आता हूं। 14वीं शताब्दी में आज के मधुबनी जिला के बिस्फी गांव में महाकवि विद्यापति निबंधकार और धर्मशास्त्रज्ञ आदि के रूप में प्रसिद्ध हुए। विभिन्न गुणों से प्रसन्न होकर तत्कालीन राजा और उनके मित्र शिव सिंह ने उन्हें विद्यापति गांव प्रदान कर दिया था। वैसे तो उन्होंने संस्कृत में दर्जन से अधिक ग्रंथों यथा कीर्तिलता, कीर्ति पताका, कीर्ति गाथा, भू परिक्रमा, पुरुष परीक्षा, लिखनावली, शैव सर्वस्वसार, प्रमाणभूत संग्रह, गंगा वाक्यावली, विभाग सार, दान वाक्यावली, दुर्गा भक्ति तरंगिणी, गोरक्ष विजय, मणिमंजरी नाटिका, वर्षकृत और गया पतलक इत्यादि ग्रंथों की रचना की। किंतु अपनी पदावली के ही बल पर वह लोकप्रियता के शिखर पर पहुंचे जहां आज भी विराजमान है। उनकी लोकप्रियता की यह पैमाना है जो विश्व कवि रविंद्रनाथ भी उससे अपने को वंचित नहीं रख सके। उन्होंने आरंभिक रचनाएं भानु सिंहेर पदावली के नाम से की, जिसमें 20 पद हैं। वे पद विद्यापति से प्रभावित लगते हैं। छोटा सा एक अंश सुनाता हूं। गहन कुसुम कुंज माजे, मृदुल मधुर बंसी बाजे, विसरी त्रास लोक लाज, सजनी आओ आओ लो, अंग चारु नील बास, हरिन नेत्र विमल हास। ये कहते कहते अंत में कहते हैं श्याम को पदार बिंदु भानु सिंह बंदिते। थोड़ा बंगला का प्रभाव है, लेकिन लगता है विद्यापति के पद को से प्रभावित होकर, उससे प्रेरित होकर उन्होंने इसकी रचना की। कहा जाता है कि बंगाल में वैष्णव धर्म के सबसे बड़े प्रचारक चैतन्य देव विद्यापति के पदों को गाकर भाव विभोर और मूर्छित हो जाते थे। इसकी एक परंपरा चली और विद्या के पद के प्रभाव से असम, बंगाल और उड़ीसा और पड़ोस के देश नेपाल में काव्य रचना होने लगी। बाद में भ्रमवश उसे ब्रजबुली कहा जाने लगा। 9वीं शताब्दी में हुए हैं राजशेखर। उन्होंने प्राकृत भाषा के विषय में कहा है जो परुषा सक्के बंधा अपाऊ बंधा भी हो सुकुमारो। संस्कृत बड़ा कठोर उसका बंधन है और प्राकृत का कोमल बंधन है। दोनों में वही अंतर है जो एक पुरुष और नारी में होता है। वही विद्यापति के समय आते आते 14वीं शताब्दी में यह हो गया जो विद्यापति को कहना पड़ा जो सक्के बानी बहुवन भावे, पाऊ रस को मम्मन पावे, देसिल बैना सब जन मिठा, कहते संजम पौ भट्ठा। संस्कृत भाषा में जो मैं कहना चाहता हूं कह नहीं पाता हूं। अब प्राकृत जो है सक्के बानी बहुवन भाव, संस्कृत भाषा सबको बोधगम्य नहीं है। अब पाऊ रस को मम्मन पावे, अब प्राकृत भाषा में जो मैं कहना चाहता हूं कह नहीं पाता हूं। तब देसिल बैना सब जन मिठा, कहते संजम पौ भट्ठा। देसिल बैना सबको करने प्रिय है, इसीलिए मैं वैसे ही अभवट में रचना कर रहा हूं। उनको अपनी भाषा पर इतना गर्व था जो उन्होंने कहा जब बालचंद बिजावई भाषा, दुही नहीं लग गई दुज्जन हासा, ओपर में स्वर हर सिर सोहई, ई निश्चय नार मन मोहई। बालचंद्र प्रतिपदा का चंद्रमा और विद्यापति की भाषा, ये दोनों
दुर्जन के उपहास के पात्र नहीं हो सकते हैं, क्योंकि वह शिव के सिर पर है विराजमान, और यह जो सरस है, नागर है, उसको निश्चय मोहित करेगा। उन्होंने अपनी भाषा पर, उन्हें अपना आत्मविश्वास था, जो हमको किसी को मनाने की जरूरत नहीं है, जो आप हमारी भाषा पढ़ें लिखें सुने नहीं। का पर बोध हो कबो मम ना हो, किमनी रसमन रसला भरे हो, जो सुरसा वही मोर भाषा, जय बुझे सही करे प्रशंसा। किसको मैं मनाऊं, किसको मैं खुशामद करूं? अगर मेरी भाषा सरस है तो जो समझेंगे वह प्रशंसा करेंगे। अपनी भाषा को उपहास करने वाले को खरी खोटी सुनाते हुए कहा, सुजन प्रशंसई कव्य मजु, दुज्जन बोले मंद, अवसो विसहर विश्वमय, अम्य विमुख चंद। सुजन प्रशंसई कव्य मजु, जो सहृदय व्यक्ति है वह हमारी रचना की, भाषा की प्रशंसा करेगा, और दुर्जन बोले मंद, जो दुष्ट प्रकृति का है उसका कहेगा जो मंद है। क्यों कि विषधर विष ही वमन करता है, और चंद्रमा अमृत का ही वर्षण करता है। विद्यापति समाज में व्याप्त कुरीतियों के प्रति सचेत थे, उनमें सामाजिक चेतना थी। अनमेल विवाह को लक्ष्य कर लिखा कि अमर बालक हम तरुणी गे, कोन तप चुकलौ भेलौ जननी गे। केवल पश्चाताप करने से समस्या का समाधान नहीं होता, इसलिए कन्या की माता की ओर से चेतावनी भरे लहजों में कहलाया है, हम नहीं आज रहब एही आंगन, जो बुर होयत जमाए, एक तो बई भेल विध विधाता, दूसर दिया के बाप। गरीबी के कारण सर्वसाधारण की दयनीय दशा यथा कथा को बानी देते हुए लिखा है, केहन केलहु भोला गरीबक दीन, एकटा लोटा छनि बेटा छनि तीन, पान पीबैत काल होइत छनि छिनाछीन। नारियों के जीवन में अभावग्रस्तता को शब्दों में पिरोते हुए कहा है, अन्न पानी पंच भेल, सिनुरा सपन भेल, पिया भेल डुमरी के फूल। जीविका के तलाश में पति परदेश चले जाते थे। नारियां नाना प्रकार के कष्टों को झेलते हुए हाहाकार कर उठती, फिर भी सखिए हमर दुखक नहीं और, ई भर बादर माह भादव सून मंदिर मोर। तब भी पति के कल्याण की कामना करती थी, जे जुग जुग जीवत बस हथुलक कोस, हमारा अभाग हुनक नहीं दोष। आर्थिक अभावग्रस्ता में नारियों की कैसी दयनीय दशा हो जाती है, उसका मार्मिक चित्रण करते हुए लिखा है, अमा की न गमावती गोरी, सकल संपत्ति में ही जो ही ऐलऊं, पावल पावल भस्मक झोड़ी। न घर संभर न पीठ अंबर, न मिल पैंच उधार, तने बापुर भूख व्याकुल, किनमय देव आधार। बासुकी जीवत पवन पीयूत, हर जीव विष खाए, सेवक स्वामी दुहु भल मिलल, हमर कौन उपाय। एक विद्यापति ने निराशा के भी पद लिखे हैं। सावंती परिवारों में नारियों के प्रति, नारियों को सामंती परिवारों में नारियों का मायके के प्रति मोह को कैसे शोषित किया जाता था, एक छोटा सा अंश दिखा जाए। एक डगी गेली जालित दुई गेरी गेली, तेसरही मोन पछताए, घुटी भरी गेली जालती मोन पछतैली, कि ससुर के बात कटैली हो हरी। उनके श्रृंगार पद भी इतने मार्मिक है कि उनकी प्रासंगिकता जब तक यह पृथ्वी रहेगी बनी रहेगी। जो अनुकूल है विधिनी नायिका के लिए वही प्रतिकूल हो जाता है। विद्यापति लिखते हैं, अनिल अनल बम मलयज भीख, जे छल शीतल से भेल तीख, चांद संताबे सबितहु जीन, नहीं जीवन एक मत भेल तीन, किछु उपचार न माने आन, एक बयाधि अधिक पचबान। चंद्रमा की चोरी हो जाती है,
विद्यापति नायिका को कहते हैं जो आप छुप जाइए। क्यों? कि नायिका के मुख चंद्र को देख के कहीं यह न भ्रम हो जाए कि चंद्रमा यही है। दुविधा यह है कि लेकिन दुविधा यह है कि चंद्र वह नायिका जहां जाएगी वहां उजाला हो जाएगा। विद्यापति लिखते हैं, अंबर बदन झपाबह गोरी, चांद सुनई राज सुनई छिय चांदक चोरी, घर घर पहरी गेल अचि जोहि, अवहि दूषण लागत तोहि, कत नुकायब चांदक चोरी, जतै नुकायब उतहि उजोरी। नायिका के मुख चंद्र के समक्ष स्वयं को हीन मानकर कबरी गुफा में और चंद्रमा आकाश में चले गए हैं। हरिणी को अपने नयनों पर तथा कोकिल को अपने स्वर पर जो गर्व था वह भी नायिका के समक्ष शर्मिंदगी महसूस कर रहे हैं। नायिका की चाल के आगे अपनी गति को फीकी समझकर हाथी जंगल में पलायन कर गया है। कबरी भय चामर गिरी कंदर, मुख भय चांद आकाशे, हरिन नयन भय स्वर भय कोकिल, गति भय गज बनवासे। नायिका नायक से मिलन करने के लिए अमावस्या समझकर प्रस्थान करती है, लेकिन दुर्भाग्य से उस दिन पूर्णिमा हो जाता है। पूर्णिमा था। दुविधा में पड़ जाती है, जो नहीं जाने पर प्रेम चला जाएगा, जाने पर कुल में कलंक लग जाएगा। उसी मनोदशा और द्वंद्व को शब्द देते हुए विद्यापति ने लिखा है, अगमन प्रेम गगमन कुल जायत, चिंता पंक लगल करनी, मैं अबला दह दिस भय झांको, जन व्याध डरे भिरुहरणी, चंदा दुर्जन गमन विरोधक, उगल गगन भरी बैरी मोरा, कुह भर में पथ पद आरोपल, आय तुलायल पंचदशी, हरि अभिसार मार उद्बेजक, कौन निवारव कुगत शशि। नायिका के अनुपम सौंदर्य को देखकर विद्यापति विस्मित विमुग्ध हैं और सभी गुणों को एकत्र देखकर अचंभित है कि अरे नव यौवन अभिरामा, जत देखल तत कहिय न पारिय, छौ अनुपम एक ठामा, हरिन इंदु अरविंद करण हेम पिकबू जब अनुमानी, नयन बदन परिमल गति तन रुचि आओ अति सुललित बानी। राधा कृष्ण को स्मरण करते करते स्वयं को श्री कृष्ण ही मान ले। राधा श्री कृष्ण को स्मरण करते करते वह भूल जाती है जो मैं राधा हूं, वह स्वयं को श्री कृष्ण ही मान लेती है और तब उसका जीवन और दूभर हो जाता है। अनुखन माधव माधव सुमरैत, सुंदरी भेली मधाई, ओ निज भाव स्वभाव ही बिसरल, आपन गुण लुबधाई, माधव अपूर्व तुहर सिनेह, अपन बिरह अपने तनु जर जर जीवई तेल संदेह। नायिका ने आंचल से अपने मुंह को पोंछ दिया है। इससे दसों दिशा उजाला फैल गया है। चकोर नायिका के नयनों को देखकर चकित है। विद्यापति लिखते हैं कि चांद सार लय मुख घटना करु, लोचन चकित चकोरे, अमिय धोए आचर्य जनि पोछल, दस दिस भेल उजोड़े, कामिन कौन गरहली, रूप स्वरूप मोहि कहित असंभव, लोचन लागी रहली, गुरु नितंब भरे चले न पारे, माझ खीमी निभाई, भांगी जायत मन सिज धरी राखल, त्रिवली लता अरुझाई। विद्यापति ने बीच बीच में लोकोक्तियों का भी उत्तम उपयोग किया है। मालित सफल जीवन तोर, तोरे बिरह भुवन भमय, भेल मधुकर भोर, जातकी केतकी कतन अछ, कुसुम रस समान, सपनहु नहीं काहु निहार, मधुकी करत पान, जकर हृदय जतय रहल, धसी पे ततहि जाय, जो जतने बांध निरोधिय, निमन नीर समाय। काव्य में भेद हैं, अनेक तरह के भेद हैं। प्रायः ऐसा ही
प्रायः सभी जितने भेद उपभेद सब पर विद्यापति ने उनकी रचना मिलती है, सबके उदाहरण मिलते हैं। जैसे संजोग श्रृंगार का है, उनमें उसमें प्राकृतिक उपादानों के द्वारा उन्होंने अपनी जागरूकता, सूक्ष्म दर्शिता और संवेदनशीलता का परिचय दिया है। हे हरि सुनिय श्रवण धरी, अब न बिलासक बेरा, गगन नखत छल से अविकत भेल, कोकिल कूरल कर फेरा, चकवा मोर सोर कै चुप भेल, उठिय मलिन भेल मंदा, नगरक धेनु डगर पैर संचर, कुमुदनी बस मकरंदा, मुख कर पान इहोर मलिन भेल, अवसर भल नहीं मंदा, विद्यापति भन इहो न उचित तिक, जग भरी होयत निंदा। पूर्वराग कहा जाता है नायक नायिका के मिलन से की जो व्याकुलता है उसके पूर्व की स्थिति जो है, मिलन से पूर्व उसको पूर्वराग कहा जाता है। उसके उदाहरण है, ससन परस खसु अंबर रे, देखल धनी देह, नवजल धर तर संचर रे, जन बिजरी रे, आज देखल धनी जायत रे, मोहि उपजल रंग, कनकलता जनि संचर रे, महि निर अवलंब, तापुन अपूर्व देखल रे, कुछ युग जार बिंद, विकसित नहीं कुछ कारण रे, सोझा मुख चंद, विद्यापति कवि गावल रे, रस बुझ रसवंत, देव श्रृंग नृप नागर रे, हासिन देवी कंत। संजोग श्रृंगार में मान का भी महत्व है। विद्यापति लिखते हैं, मानिन आब उचित नहीं मान, एखनुक रंग एहन सन लागे, जागल पै पचबान, जूर नयन चकमक करु दामिन, एहन समय नहीं आन, एही अवसर पहु मिलन, जेहन सुख जखरई हो से जान, रभसी रभसी अली बिलसी बिलसी कली, करे अधर मधुपान, अपन अपन पहु सबहु जे मावल, भूखल तु जजमान, त्रिबली तरंग सीतासित संगम, उरज शंभु निर्माण, आरति पति पति परति ग्रह मंगईच, करुतन सर्वस दान, दीप बाती थीर न रहस मन, दृढ़ करु अपन ज्ञान, संचित मदन विदन अति दारुण, कवि विद्यापति भान। और जब मान भंग हो जाता है तब विद्यापति कहते हैं, बरर चतुर मोर कान, साधन बिनहि भांगल मोर मान, योगी बेश धर आवल आज, के ई समुझे अपुरुष काज, सासु बच्चने हमें भीख आनी देल, मोर मुख हेरइत गदगद भेल, कह तब मान रतन देह मोय, समझल तब हमें सुकपट होय, जे किछु कैल तब कहित लाज, क्यों नहीं जाने नागर राज, विद्यापति कह सुंदरी राय, यह तुम्हें समझस से चतुराय। नायक विदेश चला जाता है, प्रवास पर चला जाता है, प्रवेश को उत्पत्ति नायिका के मनोदशा का चित्रण करते हुए कहते हैं, माधव तुहे जनु जाह विदेश, हमरो रंग रभस लय जयब लैब कौन संदेश, बनहि गमन करु होरैत होइत दोसर मति, बिसरि जायब पति मोरा, हीरा मणि मानिक एको नहीं मांगब, हेरि मांगब पहु तोरा, जखन गमन करु नयन नीर भरु, देखौ नहीं न भेल पहुत ओढ़ा, एक ही नगर बस पहु भेल पर बस, कैसे पूरत मन मोरा, बहु संग कामिन बहुत सुहागिन, चांद निकट जैसे तारा, भनहि विद्यापति सुनु बर यौबित, जौवती अपन हृदय धरु सारा। बड़े रचनाकार जो होते हैं उनकी अनेक खूबियों में एक खूबी यह होती है, जो उनकी रचनाओं में सूक्तियां मिलेंगी, चाहे वह तुलसीदास हो, दिनकर जी हो, सूक्तियों की भरमार है। इस उनके बड़प्पन का एक कारण, उनके काव्य की ऊंचाई का एक कारण यह, विद्यापति की रचनाओं में भी पर्याप्त सूक्तियों का प्रयोग हुआ है।
अवसर, जैसे कुछ सूक्तियां हैं, अवसर काल उचित नहीं रोसे, लाभक लोभे मुरहु भेल हानि, सुपुरुष बचन कबहु नहीं बिचले, जो विधि बाम होय। आज भी ये सूक्तियां उतने ही प्रासंगिक हैं। एक है, धनिकक आदर सबतः होय, निर्धन बापुर पूछे न कोई। धनिक का सब जगह आदर होता है, गरीब को कोई नहीं पूछता है। करोड़ों करोड़ खर्च करके लोग टिकट लेके आ जाते हैं, और जो सदाचारी है वो पीछे ही छूट जाते हैं। आज भी यह चरितार्थ हो रहा है। विद्यापति का प्राण जुराइत, लाखिल मिलल एक। विद्यापति अपनी नायिका को धैर्य धारण करने के लिए कहते हैं, विद्यापति कवि गावल रे, धन धरु प्रिय आस, आवत तोर मन भावन रे अहि कार्तिक मास। फिर कहते हैं, अन्यत्र भन ही विद्यापति गावल, धैर्य धर नारी, गोकुल होयत सुहावन, फिर मिलत मुरारी। इस तरह से विद्यापति की यह लोकप्रियता है, जो विद्वान में भी वह आदर के पात्र है, और जो झोपड़ी वाले हैं, गांव में देहात में, जो साक्षरता का जिनको लेस मात्र, वह भी विद्यापति को पदों को गुनगुनाते हैं, गाते हैं, और उसे भी आत्मसात करते हैं। विद्वता तो थी, विद्वता ठीक थी, लेकिन संस्कृत में जितनी विद्वता थी उससे उनका यश नहीं हुआ। उनका यश हुआ पदावली के कारण, और जब तक यह उसमें श्रृंगार और भक्ति दोनों है। इसका मतलब यह नहीं है जो पूर्णतः श्रृंगारिक थे या पूर्णतः भक्त, कुछ नहीं। एक सामान्य मानव जो होता है, जीवन के पूर्वार्ध में श्रृंगार के प्रति आसक्ति होती है, तो श्रृंगार और शक्ति रहती है, लिखने की क्षमता होती है, तो श्रृंगारिक पद लिखे। और जीवन के उत्तरार्ध में प्रेयर बिगिंस व्हेन ह्यूमन पावर एंड्स। शुरू में तो लोगों को लगता है जो मेरे पांव के नीचे यह धरती है, लेकिन जब निराशा, जब वृद्धावस्था, तो तब उस समय में उन्होंने जयदेव भक्ति पद की रचना की। इसका मतलब यह नहीं जो शुरुआत में उन्होंने भक्ति पद की रचना नहीं की, यह भी नहीं। जय जय भैरव असुर भयामन, यह जीवन के पूर्वार्ध की रचना लगती है, और माधव हम परिणाम निराशा, ये सब जीवन के उत्तरार्ध की रचना लगती है। अंततः यही कहेंगे, वहाँ का एब्सेंटी चाहिए, वहाँ का एब्सेंटी मिलेगा नहीं सर। तो इसके वजह से अभी हमारे बीच डॉक्टर वीरेंद्र झा, पूर्व विभागाध्यक्ष मैथिली, दरभंगा हाउस, पटना विश्वविद्यालय पटना, मैथिल कोकिल, कवि कोकिल विद्यापति की रचना के संबंध में अपना वक्तव्य दे रहे थे। आपने बहुत ही अच्छे ढंग से मैथिली भाषा का प्रयोग किया है। सचमुच कहा जाता है मैथिली भाषा संसार की मधुरतम भाषाओं में से एक है, स्वीटेस्ट लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, संसार की मधुरतम भाषाओं में से एक कहा जाता है। जैसे मच्छर से कतु कल न अछि, उसमें अगर बिगड़ कर भी कोई बोलता है तो लगता है कि बड़ी ही मिठास है। हमारे बीच डॉक्टर वीरेंद्र झा आए और
कवि कोकिल विद्यापति पर अपना वक्तव्य दिए। हम बहुत ही प्रभावित हुए। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं चाहूंगा कि हमारे बीच श्रीमती श्यामा झा विदुषी साहित्यकार एवं लोक गायिका हैं, उनके साथ तबला पर भी संगत कर रहे हैं तबला वादक। और मैं श्रीमती श्यामा झा जी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हमारे यहाँ एक बार और समारोह से वे जुड़ चुकी हैं और सुंदर मधुर भाषा में मैथिली गान आज सुनाएंगी। हम लाभान्वित होंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम सादर आमंत्रित करते हैं श्रीमती श्यामा झा जी को। अपने सबके हमर प्रणाम। चूंकि हम मैथिली गीत गायब तो कोशिश करे छी मैथिली में बात करे के। जी जी, बहुत अच्छा है। अगर सर आप लोग को दिक्कत हो तो मैं हिंदी भी यूज कर सकती हूँ। नहीं, ठीक है, मैथिली भाषा का प्रयोग कीजिए मेरे। जी सर। तो आज बाल दिवस भी है जी और बहुत सारा जयंती भी है। तो मैं विद्यापति जी की रचना सुना रही हूँ आप सबों के बीच में। तो सबसे पहले कोशिश करती हूँ जय जय भैरवी सुनाने का। जी तो सुना भी। जी हाँ, स्वागत है, स्वागत है। जय जय भैरवी असुर भयावनी असुमति भामिनी माया सहज सुमति परनिया देव साउनी अनुगति गति जय जय भैरवी असुर भयावनी आसरे वासरे समासन सोपित चरण चंद्र मणि चूड़ा कर्ण उपदेय मारी ललन कर्ण उपदेय मारी ललन कर्ण उपकल कैल जय जय भैरवी असुर भयावनी आवाज नहीं आ रही। सावन नयन जलद जोग होता कट कट विकट हो बारनी कट कट विकट हो बारनी त्रिपुर में उठी होता रवि असुर भयावनी घन घन बाजे घन घन बाजे हन हन करता विद्यापति कवि भज सेवक विद्यापति कवि भज सेवक पुत्र सरोपी माता सरोपी माता सरोपी माता
बहुत अच्छा मैडम, फिर पुनः सुनने की इच्छा है एक और। एक और सर, एक अपने शुरू में कहने रहिए नव वृंदावन नव नव तरुगण, जी हाँ बढ़िया भैया, आवाज थोड़ी कम आ रही है लेकिन। कम आ रही है। जी जी। अच्छा, वहां से थोड़ा बड़ा। ठीक है सर, आवाज ठीक है। क्या क्या ये जो आप लिखे हैं इससे उसको क्लियर नहीं होगा कि क्या आप मांग रहा है। सर अब आवाज सही आ रही है? जी हाँ कम आ रही है, आ रही है आवाज लेकिन थोड़ी कम है जी। ठीक सर। हम भी लोग नहीं समझ पा रहे हैं तो बात क्या समझेगा इसको मॉडिफाई कीजिए। एकरा हम धुन बनेने छी, आपको सब विद्वान जन कभी सुनियो। वृंदावन नव नव तरुगण, नव वृंदावन नव नव तरुगण, नव नव मातल नवल किशोर, नवल किशोर। काली काली पन सोभै, नव नव प्रेम कमल प्रसाद मातल, नव मोहिनी फूलदार, बिहरे नवल किशोर, बिहरे नवल किशोर। गण चित उपताइल, सब युवती गण चित उपताइल, नव रस गानन खाए, नव युवराज नवल वर नागरी, मिले नव नव मान, बिहरे नवल किशोर, बिहरे नवल किशोर। है सन नव नव खेलन, नीति है सन नीति है सन, नव नव खेलन, विद्यापति मधुमाती, खबर
नवल मलयानी मातल नवल किशोर नवल किशोर नवल किशोर। हमारे बीच अभी श्रीमती श्यामा झा जी, जो विदुषी साहित्यकार एवं लोक गायिका हैं, अपने गान से हम लोग को मंत्रमुग्ध कर दी हैं। हम लोग का तो मन ही नहीं होता है कि उन्हें छोड़ें। जरा देर ठहरो राम, तमन्ना यही है, अभी हमने जी भर कर देखा नहीं है। तो अभी हम लोग जी भर कर गाना सुन नहीं पाए हैं। ऐसा लगता है कि बार बार का हम गाना सुनते रहें, लेकिन समय की एक पाबंदी होती है, इसलिए मैं विशेष आग्रह तो नहीं करूंगा। यदि आपकी ओर से एक और कोई गीत प्रस्तुत करने की इच्छा हो तो सादर स्वागत है। सर एकटा गीत पेज नंबर 547 में विद्यापति के छै, जी जी, गीत हम अपने के बीच में गावे जा रहल छी। अच्छा अच्छा, जी जी गीत के बोल छै, सखी हे की कहब किछु न फुराइया। जी जी। सखी हे सखी हे सखी हे कहब किछु न फुराइया। सखी हे कहब किछु न फुराइया। सखी हे कहब किछु न फुराइया। सपना के बात करी नहीं पायल। सपना के बात करी नहीं पायल। ई सपना के बात कही नहीं पायल। सपना के बात कही नहीं पायल। ई करे करी आदर्श सरधारा। सखी हे
अपने सब विद्वान का हमारा कोटि कोटि प्रणाम। आपको बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमती श्यामा झा जी, जो विदुषी साहित्यकार एवं लोक गायिका हैं, हमारे बीच आज कवि कोकिल विद्यापति की गीत लेकर आई हैं और हम लोग को मंत्रमुग्ध कर दी हैं। मन मस्त हुआ तब क्या बोले, ऐसी भावना उत्पन्न हो रही है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। साथ में तबला पर संगत कर रहे हैं जो सज्जन, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। सर ये बहुत छोटा बच्चा है, जी ये जी, सीख रहा है, लेकिन आज नहीं, मेरा बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। इसका नाम है सुधांशु जी मिश्रा। जी, कला की हम लोग प्रशंसा करते हैं। और हाल ही में हम अपने अपर मुख्य सचिव डॉक्टर सिद्धार्थ जी चाह रहे हैं कि सभी विद्यालयों में संगीत की भी पढ़ाई हो। जी, पैसा मिला है, वैसे उनकी यह भावना देखकर हम काफी गदगद हुए कि हमारे विभाग के शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ संगीत को भी प्राथमिकता दे रहे हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी तो चाहते ही हैं। इसलिए हमारा राज्य काफी विकसित हो रहा है। हम काफी खुश हैं, आह्लादित हैं। आपको कवि कोकिल विद्यापति की जयंती के अवसर पर बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबको भी जी जी सभी को प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। जी जी। अब मैं धन्यवाद ज्ञापन के लिए श्री अनिल कुमार लाल उप निदेशक महोदय से निवेदन करता हूं कि ये धन्यवाद ज्ञापन करेंगे। मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग राजभाषा के तत्वावधान में आभासी मंच से आयोजित पंडित मोहनलाल योगी, आचार्य बद्रीनाथ वर्मा एवं कवि कोकिल विद्यापति जयंती समारोह के स्वागतकर्ता एवं निदेशक राजभाषा श्री सुमन कुमार जी के प्रति मैं हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं। इनके कुशल मार्गदर्शन में यह समारोह आयोजित किया जा रहा है। डॉक्टर उमाशंकर सिंह जी, प्राध्यापक हिंदी विभाग, एन कॉलेज गया को हृदय से धन्यवाद। आपने अपनी सहभागिता से हमें कृतार्थ किया। आपने बीओ जी के व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर विस्तार से चर्चा की, जो ज्ञानवर्धक था। आपको पुनः धन्यवाद। डॉक्टर ब्रज बिहारी पांडे जी, प्राध्यापक हिंदी विभाग, ओरिएंटल कॉलेज पटना सिटी को साधुवाद एवं कोटिशः धन्यवाद। आपने आचार्य बद्रीनाथ वर्मा के व्यक्तित्व एवं उनके अवदानों से हमें अवगत कराया, जो सारगर्भित था। आपको पुनः धन्यवाद। डॉक्टर वीरेंद्र झा जी, पूर्व विभागाध्यक्ष मैथिली, पटना विश्वविद्यालय पटना ने विद्यापति के संपूर्ण पक्ष को उद्घाटित कर हमें रोमांचक अनुभूति प्रदान की। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
श्रीमती श्यामा झा जी विदुषी साहित्यकार एवं लोक गायिका ने संगीत की स्वर लहरी से हमारा भरपूर मनोरंजन किया। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही संगत कलाकार को भी धन्यवाद। डॉक्टर प्रमोद कुमार जी निदेशक ने आभासी मंच से आयोजित इस समारोह का कुशलतापूर्वक संचालन किया। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। राजभाषा के समस्त पदाधिकारी कर्मचारी को उनके सहयोग के लिए धन्यवाद। वेब से जुड़े श्री विजय कुमार सांडिल्य जी, श्री लाभ जी, प्रोफेसर अरुण कुमार कर्ण जी, श्री श्यामानंद चौधरी जी एवं अन्य सभी महानुभावों को भी धन्यवाद निश्चित है जिन्होंने इस सारस्वत समारोह का रसास्वादन किया। अंत में तीनों महान विभूतियों को अपनी श्रद्धा निवेदित करता हुआ आप सबकी मंगल कामना। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। आप सबको पुनः धन्यवाद। अभी हमारे बीच धन्यवाद ज्ञापन कर रहे थे श्री अनिल कुमार लाल उप निदेशक। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और अब इस समारोह की समाप्ति की जाती है।